Students, very good morning to all of you. Myself Suresh Kumar, teacher in Zone Karalpura and District Kupwara. Students, today we are going to do 12th chapter of class 8 mathematics, and the name of the chapter is direct and inverse proportion. In this chapter we are going to solve exercise 12.1. We have already done 5 questions of this exercise. Today we will continue from question number 6. तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन सॉल्विंग एक्सरसाइज 12.1। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको पढ़ लेते हैं। वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 इज इन ए मॉडल ऑफ ए शेप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मतलब कोई शिप है, उसका मॉडल तैयार करके रखा हुआ है जिसके बीच में मॉडल की जो मास्ट है उसकी जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है, जबकि जो एक्चुअल में, ठीक है, जो रियल फॉर्म में जो शिप है वेल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज़ 12 मीटर हाई। एक्चुअल में उस शिप की जो मास्ट है वो 12 मीटर हाई है। मतलब मॉडल के बीच में तो 9 सेंटीमीटर दिखा के रखी है, लेकिन एक्चुअल में वो 12 मीटर हाई है। उसके बाद देखो क्या कहता है क्वेश्चन। इफ़ द लेंथ ऑफ शिप इज़ 28 मीटर, एक्चुअल शिप की जो लेंथ है वो 28 मीटर है। हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप? तो मॉडल के बीच में उस शिप की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? अब सबसे पहले इसको समझ लो। ये कोई एक्चुअल में शिप है और ये उसका कोई मॉडल शिप है, ठीक है। मास्ट क्या होती है? जो उसके बीच में इस तरीके का स्ट्रक्चर लगा होता है शिप के बीच में, ठीक है, पोल जैसा, उसको हम मास्ट कहते हैं, जिसके सहारे कोई शिप चलता है, ठीक है। तो एक्चुअल में उसकी जो हाइट है मास्ट की वो 12 मीटर देख के रखी हुई है, जबकि मॉडल के बीच में उसकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 नहीं, 9 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 9 सेंटीमीटर देख के रखी है। उसके बाद कहता है कि एक्चुअल में जो शिप की लंबाई है वो 28 मीटर है। तो बताओ भाई मॉडल के बीच में कितनी होगी, उसका आपने पता करना है, वो आपको ढूंढना है। एक चीज़ का तो आपको पता ही है, यहाँ पर मॉडल के बीच में जो लेंथ आएगी और जो एक्चुअल में लेंथ है चीज़ों की शिप के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगी, ठीक है। क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगी। जितनी लेंथ हम मॉडल में दिखाएंगे उसकी ही रेशो के या उसके ही एक्स टाइम जो होगी लेंथ वो एक्चुअल में एक्चुअल शिप की होगी। जैसे यहाँ पर मॉडल के बीच में 9 सेंटीमीटर दिखा के रखी हुई है मास्ट की लेंथ, और एक्चुअल में वो 12 मीटर के बराबर है। अगर मॉडल के बीच में ये 10 होती, 11 होती, 12 होती, तो उसी के मुताबिक मास्ट की लेंथ भी यहाँ पर बड़ी हुई होती, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बीच में है, दोनों क्वांटिटीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको पता ही है किस तरीके से चीज़ें वेरी करती हैं। x1 over y1 इज़ इक्वल टू x2 over y2। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में x ओवर y की रेशो सेम रहती है, तो उसी का इस्तेमाल करके हम इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका क्या करूँगा, टेबल बना लेता हूँ। टेबल में आप स्केल के साथ बनाओगे इसको। सॉल्यूशन नंबर 6 है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे? लेंथ इन मॉडल। मॉडल के बीच में जो लेंथ दे के रखी है वो जो कि सेंटीमीटर्स में है, एंड दिस इज एक्चुअल लेंथ, ठीक है, जो कि मीटर्स में है। इन दोनों का ही कंपैरिजन है। इसको अगर मैं x कहूँ तो ये क्या हो जाएगा? y। क्वेश्चन के मुताबिक अगर चलूँ तो मॉडल के बीच में जब 9 सेंटीमीटर की मास्ट थी, 9 सेंटीमीटर की मास्ट थी, तो एक्चुअल में जो मास्ट की लेंथ थी दैट वाज 12 मीटर। वैसे ही शिप की जो एक्चुअल लेंथ है वो अगर 28 मीटर है, तो बताओ भाई
मॉडल के बीच में कितनी होगी वो आपको पता करना है। ये x है तो ये क्या हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये y है तो ये y1 हो जाएगा और ये y2। और हमें पता ही है अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो x1 ओवर y1 ऑलवेज इक्वल टू x2 ओवर y2। मतलब हम अननोन क्वांटिटी को निकालने के लिए उसका जो कंपैरिजन है वो नोन क्वांटिटी के साथ में करेंगे। जैसे 9/12 जो है x ओवर y जो है, x1 ओवर y जो 1 जो है वो हमको दे के रखा हुआ है, उसका हमको इस वाली क्वांटिटी के साथ में कंपैरिजन करना है जहाँ पर एक चीज़ अननोन है। तो कर लिया x1 ओवर y1 इक्वल टू x2 ओवर y2। आगे जाके x1 कितना था 9 और y1 कितना था 12, जो कि बराबर होना चाहिए x2 ओवर y2। x2 हमको पता नहीं है लेकिन y2 हमको पता है कितना है 28। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे यहाँ से, ये बन जाएगा हमारे पास 28 इंटू 9 इक्वल टू 12 इंटू x2, 12 इंटू x2। तो मुझे तो x2 की वैल्यू से मतलब है, मुझे तो x2 चाहिए। x2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये वाली क्वांटिटी जो है इसको इस साइड में लेके आऊँगा। 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 28 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, किसके साथ जाएगा ये 3 के साथ चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, एंड 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28 होता है। अब क्या रह गया हमारे पास 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, तो 7 इंटू 3 कितना होता है 21 इक्वल टू x2। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या निकल रही है यहाँ पर 21, और x2 तो आपको पता ही है सेंटीमीटर में था, इसका मतलब 21 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर में लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ the model ship will be 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, Question number 7 says, suppose 2 kg of sugar contain 9 into 10 raised to power 6 crystals. How many sugar crystals are there in number 1 5 kg sugar, and number 2 1.2 kg शुगर। सवाल को समझ लो। पहले कहता है कि मान लेते हैं 2 किलो जो शुगर है, 2 किलो चीनी जो है उसके बीच में क्रिस्टल्स मतलब चीनी के वो जो दाने होते हैं उसको क्रिस्टल्स कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो
2 किलो चीनी के बीच में जो दाने हैं वो कितने हैं, 9 × 10⁻6 के बराबर हैं। अब बताओ भाई 5 किलो शुगर में कितने होंगे दाने जो हैं, और 1.2 kg शुगर में कितने दाने होंगे वो आपने पता करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम इसका टेबल ही बनाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 7, टेबल क्या आएगा पता ही है आपको, ऐसे लिखेंगे। एक साइड लेंगे वेट ऑफ शुगर और दूसरी साइड में नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। वेट ऑफ शुगर जो कि केजी में है, और इधर नंबर ऑफ क्रिस्टल्स के नंबर लेंगे, ठीक है। जब हमारे पास 2 किलो चीनी थी तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने थे, 9 × 10⁻6। जब हमारे पास 5 किलो शुगर होगी तो कितने क्रिस्टल आएंगे वो आपने पता करना है, और जब हमारे पास 1.2 kg शुगर होगी तो कितने क्रिस्टल आएंगे उसका भी आपने पता करना है। तो हम क्वांटिटीज़ को आपको पता है एक्स और वाई की फॉर्म में लेते हैं। तो मान लेते हैं जो वेट ऑफ शुगर है उसको हम एक्स के साथ डिनोट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ़ क्रिस्टल्स को अगर वाई के साथ डिनोट कर रहे हैं तो ये वाला हिस्सा बन जाएगा x1, ये x2 और ये x3। वैसे ही ये y1, y2 और ये y3 बन जाएगा। और आपको पता ही है जितना ज़्यादा हम शुगर की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे उतने ही ज़्यादा उसके बीच में क्रिस्टल भी बढ़ेंगे। जितने ही क्वांटिटी हम कम करेंगे, जितने कम केजी लेंगे, उतने ही क्रिस्टल शुगर के बीच में कम हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गया। और आपको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x1/y1 = x2/y2 = xn/yn के बराबर होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। तो वही फार्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो क्या बन जाएगा ये, x1/y1 = x2/y2 = x3/y3 या xn/yn भी लिख सकते हो। तो ये आया। कर लो नॉन क्वांटिटी के साथ में अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन। तो सबसे पहले मैं x1/y1 = x2/y2 को करता हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 2/9 × 10⁻6 = 5/y2, ठीक है। अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बन जाएगा ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये बन जाएगा 2y2, क्योंकि 2 × y2 2y2 बनेगा, = 9 × 10⁻6 9 × 10⁻6 × 5 × 5 ये बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे तो y2 के साथ में मतलब था, y2 निकालना है। तो y2 = 9 × 10⁻6 × 5/2, ठीक है, कर लिया। आगे चलते हैं। आगे जाके हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लो। y2 = 9 × 5 45 45 × 10⁻6/2 बनेगा, ठीक है। बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 45 को 2 के साथ में तकसीम कर लेते हैं और 10⁻6 को वैसा का वैसा ही रहने देते हैं। अगले वाले नंबर के साथ में भी हम 10⁻6 को वैसे ही लगाए रखेंगे। तो हम किसको सॉल्व करते हैं, 45 /
2 कर लेते हैं। तो कर लो एक साइड में, 45 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 45 डिवाइडेड बाई 2 अगर करोगे तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। अब 1 तो 2 के साथ जाएगा नहीं, मैं क्या करूँगा, पॉइंट लगाऊंगा और एक के साथ 0 लगा लूँगा। क्या बन जाएगा, वो 10 बन जाएगा। 5 2 ज़ा 10। अगर ऐसे भी नहीं पता चलता, आप इसको ऐसे डिवाइड कर लो, 45 2 के साथ में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन रहा है 44, 1 बचेगा। 1 तो 2 के साथ में जाएगा नहीं, इसलिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा और यहाँ पर 1 0 उतार लूँगा। तो 5 2 ज़ा, यहाँ पर 22.5 है ये, ठीक है, 22.5 है ये। तो 5 के साथ जब 2 के साथ हो जाएगा 10, 5 2 ज़ा 10। तो मेरे पास 45 को 2 के साथ जब मैं तकसीम करूँगा, डिवाइड करूँगा तो 22.5 आता है। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, y2 इक्वल टू 22.5 इंटू 10⁻6। इतने क्रिस्टल होंगे, ठीक है। क्या चीज़, 5 kg में इतने क्रिस्टल हो जाएंगे। या इसको आप तोड़ करके अगर आप लिखना चाहते हो, डेसिमल को, इसको भी अगर तोड़ के लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। इसका डेसिमल तोड़ा, क्योंकि 22.5 है, पॉइंट को जब तोड़ोगे तो इसके नीचे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। और इस साइड में क्या है, 10⁻6 है। मतलब 10⁻6 का क्या मतलब होता है, मतलब 6 बार 0 आएगा। तो 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये 225 इंटू 10⁻5 भी आप लिख सकते हो। ये भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जिस मर्जी तरीके से इसको लिखो। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऐसे ही लिखो। ऐसे भी अगर लिखोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से आपने x2 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये कितने के लिए है, जब हमारे पास 5 kg शुगर होगी तब के लिए। अब 1.2 kg शुगर के लिए कितना होगा, तो अब उसके लिए कर लो 9 x1 ओवर y1 इक्वल टू x3 ओवर y3 कर लेता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। कर लो कंपेयर, क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 2/9 इंटू 10⁻6 इक्वल टू 1.2 बाय y3। यही बनेगा, यही बनेगा। चलो मैं इस साइड में कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसको यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को। क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या आएगा, 2 इंटू y3, 2y3 बनेगा, ठीक है, इक्वल टू 9 इंटू 10⁻6, 9 इंटू 10⁻6 इंटू 1.2। 1.2 को मैं क्या लिखूँगा, सीधा ही 12/10, डेसिमल को इसके तोड़ लिया, ठीक है। उसके बाद यही सही सॉल्व हो जाएगा ये। मुझे अब आगे क्या करना है, मुझे तो y3 चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ y3 किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻6 इंटू 12/10 इंटू 2, यहाँ पर न्यूमरेटर है, इस साइड में आकर के डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर बन जाएगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2,
2 6 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 जो है वो ख़त्म हो गया। बचा क्या है, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 10। तो देखो 10 रेज़ टू पावर 6 मतलब 1 के साथ में 6 ज़ीरो होंगे, और नीचे क्या है 10 मतलब 1 के साथ में 1 ज़ीरो है। तो इस 10 रेज़ टू पावर 6 का 1 ज़ीरो कट हो जाएगा इस 10 की वजह से, और क्या रह जाएगा 10 रेज़ टू पावर 5, 5 ज़ीरो रह जाएंगे। ठीक है, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर y3 इक्वल टू, आप ऐसे करके देख लो, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 था, तो 9 इंटू 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 और ये 6 इंटू 6 था, ये 6 और नीचे क्या था 10 था, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या रह जाएगा 9 इंटू 1 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, क्योंकि ये 5 ज़ीरो है तो मैं इसको 1 रेज़ टू पावर 5 लिख सकता हूँ इंटू 6। ये बन जाएगा हमारे पास 9 इंटू 6 54 एंड 10 रेज़ टू पावर 5, 10 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, 9 इंटू 6 54 होता है, और इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 इसको हम लिख सकते हैं। समझ में आया कुछ? एक तरीका और भी था, हम इसको ऐसे भी नहीं कर सकते थे। हमको पता ही है जब बेस सेम होते हैं और एक नंबर दूसरे नंबर के साथ में डिवाइड हो रहा होता है, ऐसे केसेस में क्या होता है, व्हेन बेस इज सेम एंड द numbers are divided, and in that case रेज़ टू पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है। क्या हो जाइए, रेज़ टू पावर जो है वो माइनस हो जाती है। वैसे ये तो इसका आंसर हो गया, आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए कि वो रेज़ टू पावर वाला क्या सिस्टम है, तो मैं ऐसे भी कर सकता था इसको। 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या था 6 था, और इंटू 12 बाई 10 इंटू 1 बाई 2 था, तो ये तो कैंसिल हो गया था, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, ये हो गया था। उसके बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 6 इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 था, इंटू इस वाली 10 का 10 लेकिन रेज़ टू पावर -1, क्योंकि नीचे वाले डिनोमिनेटर बेस तो सेम था ना, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर है। जब डिनोमिनेटर वाले बेस को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन का ही निशान आएगा, लेकिन उस बेस की जो पावर है वो माइनस में तब्दील हो जाती है। ये आप तब पढ़ोगे जब एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बीच में आप जाओगे, तब आप इसको ऐसा भी पढ़ोगे। तो वो इसको मैं क्या लिख सकता था तब जाके, 9 इंटू 6 54 इंटू 10। अब यहाँ पर देखो बेस सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, जब बेस सेम हो और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, ऐसे केसेस के बीच में जो उनकी पावर्स होती है वो जमा होती है। तो क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 6 था, प्लस -1 प्लस -1, ऐसे होते हैं। तो क्या बन जाता है, ये बन जाता हमारे पास 54 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 प्लस -1, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, क्या बन जाता 6 -1 बनता, तो 6 -1 5 होती है। 54 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 आता है वैसे केसेस में। तो आप ऐसे ही करो फिलहाल, ताकि आपकी समझ में आ जाए। जब आप एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में जाओगे तब आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो। तो ये दोनों ही तरीके सही हैं करने के। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया, जब हमारे पास वेट जो है यहाँ पर लिखो, जब हमारे पास ये
जब हमारे पास वेट जो है वो 1.2 kg है। ऐसे केसेस में जो क्रिस्टल आ रहे हैं चीनी के वो आ रहे हैं 54 × 10⁵ ये क्रिस्टल है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ये नंबर ऑफ क्रिस्टल्स है। तो हम लिख सकते हैं इसको 54 × 10⁵ क्रिस्टल, 54 × 10⁵ क्रिस्टल्स आएंगे जब हमारे पास वेट जो होगा वो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर हाज़िर हो जाएंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।